हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपन को दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1। ये आपको दे रखा है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू दे रखा है 0.5, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये आपको दे रखा है 0.32, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ये अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली अपन को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी अपन को कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर। जो नीचे आता है ना इसमें, वही आता है इसके अपॉन में, ध्यान रखना, ठीक है। तो बताइए कितना हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल्स टू 0.32 अपॉन 0.5, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 32/50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये ऊपर नीचे 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो तो कितना हो जाएगा 16/25। ये अपना आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा अपन को आपको ये क्वेश्चन में दे देगा और ये दे देगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी पूछ सकता है। यानी इस फॉर्मूले पे बेस्ट आपको कोई भी 2 चीज़ देके और तीसरी चीज़ आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है। क्वेश्चन में बोला है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं और यदि हमें ये ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो, ठीक है। अपन क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, ठीक है, दोनों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि लड़के को तो बी से रिप्रेजेंट करेंगे और लड़की को करेंगे जी से, ठीक है। लड़का मतलब बॉय और लड़की मतलब गर्ल, ठीक है ना। तो देखो सिचुएशन क्या क्या बन सकती है। सिचुएशन ये बन सकती है कि दोनों ही क्या हो, लड़के हों, ठीक है। इसके अलावा और क्या बन सकती है, दोनों ही क्या हो, गर्ल्स हो। और क्या बन सकती है, पहला बच्चा लड़का हो और दूसरा बच्चा लड़की हो। और क्या बन सकता है, पहला लड़की और दूसरा लड़का, ठीक है। अब अपन मान लेते हैं, अपन को निकालना क्या है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखना है अपन को, माना ई क्या है, दोनों बच्चों के लड़का होना, ठीक है। एक मान लेते हैं अपन एफ क्या है, दोनों में से कम एक बच्चा लड़का हो, यही है ना। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या माना है मैंने कि दोनों बच्चे क्या हो, लड़का हो। तो दोनों बच्चे लड़का होने की एक ही सिचुएशन है। देखो सिचुएशन नंबर 1, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, ये अपना आ जाएगा सेट में बॉय और बॉय, ठीक है। दूसरी चीज़ एफ किसको माना है मैंने, दोनों में से कम एक बच्चा लड़का हो, दोनों में से कम एक बच्चा लड़का हो, यानी दोनों लड़के होंगे तो भी चलेगा, ठीक है। एक लड़का और एक लड़की हो तो भी चलेगा, और एक लड़की और एक लड़का हो तो भी चलेगा। क्लियर हो गए। अब देखो अपन को क्वेश्चन में पूछा गया है, इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि दोनों बच्चे जो हैं वो क्या हैं, लड़के हैं। तो देखना, दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, और लड़के होने की प्रोबेबिलिटी मैंने क्या मानी है, लड़के होने की घटना को क्या माना है, ई माना है ना। तो जो पूछा है उसको ऊपर लिखना है और बाकी को क्या लिखना है, नीचे। तो अपन को कैलकुलेट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर क्वेश्चन में अपन को ये पूछता है कि दोनों में से कम एक बच्चा लड़का होने की प्रोबेबिलिटी, तो दोनों में से कम एक बच्चा लड़का होने की घटना को क्या माना है, मैंने एफ माना है ना। तो फिर ऊपर क्या आता है, एफ, और नीचे क्या आता है, ई। तो अपने इस क्वेश्चन में अपन को क्या पूछा है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना को क्या माना है, ई माना है ना। तो जो पूछा है क्वेश्चन में उसको ऊपर रखना है और बाकी को नीचे। तो बताइए, इसको क्या लिखूंगा मैं, इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा,
ई और एफ दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो। यहाँ ये इंटरसेक्शन एफ जो होगा वो क्या होगा, ई और एफ दोनों समुच्चय में कॉमन बताओ क्या है, ये एक ही तो है, बॉय और बॉय। क्लियर हो गया। देखो टोटल समष्टि क्या थी अपनी, एस, यूनिवर्सल सेट ये है ना, इसमें कितने सिचुएशन बन रही है, 4, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, 1/4। क्लियर हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ जाएगा, एफ देखो एफ में कितनी सिचुएशन है, यहाँ पे देखो 3, 1, 2, 3, और टोटल सिचुएशन कितनी है, एस में देखो 4 है, तो यहाँ क्या आएगा अपना 3/4। तो बताइए ये सारी वैल्यूज यहाँ रख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ इक्वल्स टू 1/4 और यहाँ 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 1/3। क्लियर हो गया। देखना इस चैप्टर से जो है अपने एक तो आएगा बड़ा क्वेश्चन और एक आएगा छोटा 1 नंबर का और एक आएगा 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अपना ये है। अगला अपना क्वेश्चन है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया है, ठीक है। एक पासे को कितने बार उछाला गया है, 2 बार उछाला गया है, तथा प्रकट हुई अंकों का योग कितना पाया जाता है, 6 पाया जाता है। अंक 4 के कम से कम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि एक पासे को 2 बार उछाला गया है, ठीक है, तथा प्रकट हुए अंकों का योग 6 पाया गया। अंक 4 के कम से कम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो पासे पर 1 से लेकर 6 तक लिखा होता है, तो पासे को 2 बार उछालेंगे तो कुल स्थितियाँ कितनी हो जाएगी, कुल स्थितियाँ कितनी होगी अपनी 6 का स्क्वायर, यानी कुल स्थितियाँ कितनी हो गई 36। अब अपन 2 घटनाएं मान लेते हैं। माना घटना ए तो है अंकों का योग 6 आना, और घटना बी क्या है, अंक 4 के कम से कम एक बार आना। क्लियर हो गया। तो अब देखो सबसे पहली चीज़ अपन समुच्चय ए बना लेते हैं पहले। इसको चाहे ई और एफ मान लो, कोई फ़र्क नहीं है, ये लो इसको ई, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में अपन ने ई और एफ माना है, ये लो इसको ई मान लिया और इसको क्या मान लिया, एफ। अब देखो समुच्चय ए बनाएंगे, सॉरी ई एक की जगह क्या आ गया अब अपना ई, ठीक है। समुच्चय अपन ई बनाएंगे सबसे पहले। तो ई किसको माना है, अंकों का योग क्या आना, 6 आना। तो देखो अंकों का योग 6 कब आ सकता है, जब किसी पासे को अपन 2 बार उछाले, 1 और 5 आ जाए, दोनों का योग 6 हो रहा है, ठीक है। 2 और 4 आ जाए तो भी चलेगा, 3 और 3 आ जाए तो भी चलेगा, 4 और 2 आ जाए तो भी चलेगा, 5 और 1 आ जाए तो भी चलेगा, ठीक है। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया फेवरेबल केसेस अपन टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो कितने 36 हैं, और अपने फेवरेबल केसेस कितने 1, 2, 3, 4 और 5, तो यहाँ आ गया 5/36। ये सिचुएशन बन गई एक। दूसरे अपन क्या करेंगे, समुच्चय एफ बनाएंगे। तो एफ क्या है, अंक 4 के कम से कम एक बार आना। अंक 4 कितने बार आए, कम से कम एक बार। तो देखो 4 और 1 आ सकता है, मैं पहले पासे पे आ गया, एक बार उछालने पर 4 आ गया, दूसरे उछाल में आ गया 1, फिर क्या आ गया 4 और 2, फिर क्या आ गया 4 और 3, फिर आ गया 4 और 4, फिर आ गया 4 और 5, फिर आ गया अपना 4 और 6, फिर आ गया 1 और 4, फिर आ गया 2 और 4, फिर आ गया 3 और 4, फिर आ गया अपना 3 आ गया ना, 4 और 4 पहले आ चुका, फिर आ गया अपना 5 और 4, फिर आ गया अपना 6 और 4। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा, कितने केस हो गए टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो यहाँ हो गया 11/36, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन को ई इंटरसेक्शन एफ की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। ई और एफ दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा बताओ, यहाँ होगा 4 और 2, 2 और 4। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया,
ये हो गया अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ जो है वो कितना होगा अपना, यहाँ होगा अपना 2 बटा टोटल केसेस कितना है 36 यानी 1/18। ठीक है, अब देखो अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है, वापस से रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अंक 4 के कम से कम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता अपन को निकालनी है। तो अंक 4 के कम से कम एक बार प्रकट होने की घटना को क्या मानना है, मैंने एफ माना है ना, यानी अपन को प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई कैलकुलेट करना है। जो कैलकुलेट करना है यानी जिसकी प्रायिकता पूछी है उसको ऊपर रखना है। ठीक है, प्रायिकता किसकी पूछी है, अंक के कम से कम एक बार कितना आना, 4 आना। तो इस अंक के 4 आने की घटना को क्या माना है, एफ। तो एफ को ऊपर रखना है, दूसरे को नीचे रखना है। तो बताइए कितना हो गया, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, ये ई इंटरसेक्शन एफ ए की बात है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो बताइए इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है अपना 1/18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 5/36। तो 18 से 36 2 बार कैंसिल आउट हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई कितना होगा, 2/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है, यदि पी ऑफ ए इक्वल्स टू दे रखा है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपन को दे रखा है पी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 0.6। ठीक है, इसके अलावा अपन को क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो इस क्वेश्चन में अपन को किसका वैल्यू निकालना है, पी का वैल्यू फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में किसका वैल्यू फाइंड करना है, पी का वैल्यू। अब देखना अपन को पी ऑफ ए दे रखा है, पी ऑफ बी दे रखा है, पी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है। ठीक है, तो अपन को एक चीज़ मालूम है कि यदि ए और बी अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता है ना। क्लियर, अब देखो, अब अपन को करना क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कोस टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी स्वतंत्र घटना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 0.6। तो यहाँ तो क्या रखेंगे अपन, 0.6। क्लियर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 0.4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू पी है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है अपना पी है। क्लियर, इस 0.4 को इधर लाते हो गया अपना 0.2 इक्वल्स टू, यहाँ से मैं पी कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो कितना रह जाएगा 1 माइनस 0.4, 0.2 इक्वल्स टू 0.6 पी। तो पी बराबर कितना आ गया 2/6, यानी पी का वैल्यू कितना होगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दे रखा है अपन को दे रखा है कि एक थैले में 5 तो सफ़ेद बॉल हैं, 5 तो कैसी हैं, वाइट बॉल है। ठीक है, और 3 जो हैं वो ब्लैक बॉल है, काली गेंद है कितनी, 3। ठीक है, 3 गेंदें कैसी है अपनी, ब्लैक हैं, ये अपनी ब्लैक है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि एक थैले में 5 सफ़ेद तथा 3 काली गेंदें हैं। थैले में से 4 गेंदें उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती है। ठीक है, थैले में से अपन को 4 गेंदें बिना प्रतिस्थापन के निकालनी है, यानी एक बॉल को निकाल लिया तो उसको वापस नहीं रखना। ठीक है, इन दोनों गेंदों के एकांतर विभिन्न रंगों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इन दोनों गेंदों के एकांतर विभिन्न होने का मतलब क्या है कि जैसे पहले वाइट निकाल ली तो दूसरी ब्लैक आनी चाहिए, फिर तीसरी वाइट, चौथी कैसी है, ब्लैक। क्लियर हो गया। तो अब देखो यहाँ पे कुल गेंदें कितनी हो गई, कुल गेंदें कितनी हो गई अपनी, 8 हो गई ना टोटल। ठीक है, अब देखो
सबसे पहली गेंद मान लो कि अपन ने निकाली है वाइट, ठीक है। तो वाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखो वाइट बोले कितनी है 5 है, टोटल गेंदें कितनी है 8 में से तो निकालेंगे तो 5/8, ठीक है। जैसे मान लो दूसरी बॉल निकाली और दूसरी कैसे आनी चाहिए, एकांतर क्रम में आनी चाहिए ना, पहले वाइट तो दूसरी ब्लैक, फिर वाइट फिर ब्लैक, ऐसे। तो दूसरी बॉल नंबर 2 कैसी है ब्लैक, तो गेंद नंबर 2 के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, तो दूसरी बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी देखो टोटल ब्लैक गेंद कितनी है, पहली गेंद अपन ने वाइट निकाली तो 5 ऊपर आएगा, दूसरी गेंद ब्लैक निकाली तो ब्लैक अभी अपने पास बॉक्स में कितनी है 3 है, ठीक है। एक वाइट को निकाल दिया, तो अब देखो प्रतिस्थापन नहीं करना, यानी जिसको बाहर निकाल दिया उसको वापस अंदर नहीं रखना। तो अब कितनी गेंदें रह गई टोटल अपने पास, टोटल एक थैले में गेंदें रह गई 7, तो 3 कितने में से निकलेगी 7 में से, क्लियर, ठीक है। अब देखो तीसरी गेंद कैसे आनी चाहिए, एकांतर क्रम का मतलब अब वापस से वाइट आनी चाहिए, तो वाइट आएगी। तो देखो अब बॉक्स में वाइट, यानी बॉक्स का मतलब थैले में वाइट गेंदें कितनी रह गई, एक तो पहले निकाल ली अपन ने यहाँ पे, ठीक है। अब कितनी रह गई यहाँ पे 4, टोटल गेंदें कितनी रह गई बॉक्स में, एक वाइट, देखो यहाँ पे एक वाइट और एक ब्लैक निकाल चुकी, तो अब अंदर कितनी रह गई 6, तो 4 6 में से निकलेगी ना, तो यहाँ कितना आएगा 4/6। फिर देखो गेंद, चौथी गेंद कैसी आएगी अपनी, ये आएगी अपनी ब्लैक, क्लियर। तो बताइए चौथी ब्लैक आएगी, तो ब्लैक टोटल पहले 3 थी जिनमें से एक निकल चुकी है यहाँ पर देखो दूसरी सिचुएशन में, तो अब कितनी रह गई अंदर, अब रह गई 2, तो जो भी गेंद आएगी वो 2 में से आएगी, टोटल बोले कितनी रह गई 5, क्लियर हो गया। अब देखो सबका कैलकुलेशन कर लेते हैं अपने यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इक्वल्स टू 5/8, फिर यहाँ से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इक्वल्स टू 3/7, एक सेकेंड, यहाँ पर अब देखना, यहाँ 2 सिचुएशन हो सकती है, जैसे पहली बॉल वाइट निकाले तो पहली बॉल ब्लैक भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी सिचुएशंस बनेगी अपनी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी अगर पहली गेंद ब्लैक निकले तो 3 में से निकलेगी, तो 3/8, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 ये कितने में से निकलेगी अपनी 5 7 में से, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 आएगा यहाँ पे, ये आएगा 2/6, ठीक है। फिर क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ W4, ये कितना आएगा 4/5। क्यों, ये दूसरी सिचुएशन मैंने क्यों बनाई है, पहली सिचुएशन में जो भी पहली बॉल निकाली थी वो वाइट निकाली थी अपन, अब हो सकता है पहली बॉल कैसी आ जाए ब्लैक आ जाए, एक सिचुएशन इसकी ये और बनेगी। अब देखना अपनों क्या बोला है कि एकांतर क्रम में 4 गेंद निकालनी है और चारों को एकांतर क्रम में विभिन्न कलर होने चाहिए उनके, तो उस चीज़ की प्रायिकता क्या होगी, तो देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 पहले ये वाली बना लेते हैं सारी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा अपना B2, फिर क्या आएगा W3 और फिर आएगा B4, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ क्या आएगा अपना B1 W2 B3 और W4, सबकी वैल्यूज रख दो। तो यहाँ कितना होगा बोलो, यहाँ होगा अपना 5/8 इंटू 3/7 इंटू 4/6 इंटू 2/5 प्लस 3/8 इंटू 5/7 इंटू 2/6 इंटू 4/5। सबका कैलकुलेशन कर लो भाई, 4 दूना 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, क्लियर। ये 5 से गया 5 और 3 दूना 6, तो यहाँ कितना बच गया 1/14 प्लस यहाँ देखो 4 दूना 8, 5 से 5 और 3 दूना 6, यहाँ भी कितना बच गया 1/14, तो कितना आएगा 1/7, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि एक बोल्ट बनाने के कारखाने में 3 मशीनें A, B और C, आपको 3 मशीनें दे रखी है A, B और C, कुल उत्पादन का 25%, 35% और यहाँ 40% बोल्ट बनाती है, ठीक है। जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 25% मशीन ए पे बनता है, 35% मशीन बी पे और 40% मशीन सी पे। अब देखो उसने क्या बोला है कि इन मशीनों के उत्पादन का क्रम से 5, ये त्रुटि है, 5%, 4% और 2% त्रुटिपूर्ण, ये तीनों मशीनें जो है वो प्रोडक्शन करती है। बोल्टों के कुल उत्पादन में एक बोल्ट यादृच्छिक चुना जाता है और वो त्रुटिपूर्ण पाया जाता है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो मशीन बी द्वारा बनाया गया है। अब देखो अपन क्या करेंगे, 3 घटनाएं मानेंगे, ठीक है। बोल्ट बनाने की 3 घटनाएं मानेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं
माना घटना B1, तो अपन मान लेते हैं कि बोल्ट मशीन ए द्वारा बनाया गया है, और घटना B2 जो है वो बोल्ट मशीन बी द्वारा बनाया गया है, और घटना B3 जो है वो अपन मान लेते हैं कि बोल्ट जो है वो मशीन सी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 होगा अपना 25/100 यानी 0.25। यानी इस बात की क्या प्रायिकता है कि बनाया गया बोल्ट मशीन ए से है। ठीक है, मशीन ए से बोल्ट बनाने की प्रायिकता मैंने घटना को B1 माना है, बी से बनाने की B2 और सी से बनाने की B3। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 कितना होगा 35/100 यानी 0.35। प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 कितना होगा 40% दे रखा ना क्वेश्चन में, तो 40/100 यहाँ है अपना 40/100, तो ये कितना है 40/100 इक्वल्स टू 0.4। अब देखना यहीं लिख लेना, एक बोल्ट खराब होने की प्रायिकता तो निकालनी, तो एक घटना ई और मान लो। ई क्या है कि बोल्ट खराब होने की घटना है। क्लियर हो गया। तो अपन को इस चीज़ की प्रायिकता बतानी है कि बोल्ट खराब है और वो खराब बोल्ट मशीन बी द्वारा बनाया गया है। तो इस चीज़ की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/1 B1 निकाल लो पहले। तो E/B1 निकालेंगे तो वो कितना दे रखा है। E/B1 का मतलब क्या है कि बोल्ट खराब है और वो कौन सी मशीन द्वारा बनाया गया है, B1 द्वारा। तो खराब बोल्ट B1 द्वारा बनाना, B1 क्या है मशीन ए द्वारा, तो मशीन ए में बताओ त्रुटिपूर्ण कितना है 5%, तो यह आएगा 5/100 यानी 0.05। ऐसे ही E/B2 निकाल लो। ठीक है, और ऐसे अपन क्या निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B3, तो यहाँ कितना आएगा अपना, यहाँ है 4/100 इक्वल्स टू 0.04, और यहाँ कितना है 2/100 इक्वल्स टू 0.02। अब अपन को देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस बात की प्रायिकता क्या है कि अपन ने एक यादृच्छिक बोल्ट चुना और वो बोल्ट जो है वो मशीन बी द्वारा बनाया गया है। तो अपन को निकालना है क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ B2/1 की मशीन बी द्वारा बनाए गए बोल्ट की घटना को क्या माना है अपन ने, B2 तो माना है, तो ये अपन को निकालना है। तो बेस पर मैं इसको क्या लिखूँगा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, और यहाँ क्या आएगा इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B3। सारी वैल्यूज यहाँ रख दो, कैलकुलेशन करो इसका, तो कितना हो जाएगा ये हो गया अपना, ये हो जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ B2/1 इक्वल्स टू कितना आएगा 0.35 इंटू 0.04 आएगा। यहाँ पर 0.4 नहीं आएगा, कितना आएगा 0.04/1 0.25 इंटू 0.05 प्लस 0.35 इंटू 0.04 प्लस 0.4 इंटू 0.0। सारी वैल्यूज दे रखी है ना, वो वैल्यूज तो रखी है, और उसको कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन करने पर ये आएगा अपना 0.0140 0.0345, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अपना 28/69, तो ये अपना आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि एक व्यक्ति के बारे में ये ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है
वह एक पासे को उछालता है और बताता है कि उस पासे पर आने वाली संख्या कितनी है, 6 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में ही 6 है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक बार एक व्यक्ति के बारे में ये ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालता है और बताता है कि उस पर आने वाली संख्या क्या है, 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में क्या है, 6 है। ठीक है, अब देखना, सबसे पहले माना घटना, ये भी बेस प्रमेय पर आधारित ही है। ठीक है, माना घटना इवन माना घटना इवन क्या है, पासे को उछालने पर आने वाली संख्या क्या है, 6 है। 2 अपन को और माननी है S1। पासे पर 6 आने की घटना को क्या है, S1 माना है, और 6 नहीं आने को क्या माना है अपन ने, S2 माना है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं पासे को उछालूँ, ठीक है, पासे पर उछालूँ तो उस पर 6 आने की घटना क्या माना है, S1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 कितना होगा, पासे पर 1 से 6 तक लिखा होता है तो कितना होगा, 1/6। 1/6 ही होगी ना। अगर 6 आता है पासे पर तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/6। तो बताइए नहीं आने की कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 क्या है, पासे पर 6 नहीं आने की घटना, तो ये क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 ही होगी ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 कितना होगा, 1 माइनस 1/6। तो ये कितना हो गया अपना, 5/6। तो एक चीज़ तो ये और एक ही, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, व्यक्ति द्वारा अपन को पूछा गया है इस बात की क्या प्रायिकता है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में कितनी है, 6 है। तो अब देखना, देखो, अब व्यक्ति ने मान लो बताया कि पासे पर 6 है, पासे पर कितना है, 6 है, और वास्तव में उस पासे पर 6 ही आया हो, तो इस चीज़ की प्रायिकता क्या होगी, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/S1 यही होगा ना। ठीक है, तो ये कितना होगा बताओ, ये होगा अपना, देखो, व्यक्ति 4 में से 3 बार से ही बोलता है, तो ये आने की प्रायिकता कितनी है। अगर उसने बताया कि 6 आया है और वास्तव में 6 आया है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3 बार से ही बोलता है ना 4 में से, तो 3/4। ठीक है, और इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि उसने 6 तो बताया है पर वास्तव में 6 नहीं आया, तो क्या होगा, 1 माइनस 3/4, यानी कितना आएगा, 1/4। इस बात की प्रायिकता। ठीक है, अब अपन को क्या बोला है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि उसने बोला है कि पासे पर 6 आया है और वास्तव में ही 6 आया है, तो बताइए इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1/E। तो बेस थ्योरम लगा दो, यहाँ लिखना है अपन को बेस प्रमेय से। बताइए कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/S1/1 प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/S1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/S2। क्लियर। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ, तो S1/E = कितना आएगा, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 कितना है, 1/6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/S1, ये कितना दे रखा है अपन को, 3/4। तो यहाँ रख दो अपना 3/4 अपॉन 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 था ना S2, तो 5/6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/S2 कितना है, E/S2 है 1/4, तो 1/4। कैलकुलेशन कर लो इसकी, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 2 बार, तो ये कितना बच गया, ये बच गया अपना, ये भी कैंसिल आउट हो गया 2 बार, और यहाँ पे ये बच गया 1/8, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ S1/E = कितना होगा, 3/24 इंटू 3, और ये 3 से कैंसिल आउट हो गया 8, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3/8। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, उनको बोला है कि 52 पत्तों की एक बली बाती फेंकी गई गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। ठीक है, एक ताश की गड्डी है, उसमें से उसको अपन टॉस करते हैं एक तरीके से, या उसको फेंकते हैं। ठीक है, तो एक पत्ता क्या हो जाता है, खो जाता है। शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो कि ईंट के पत्ते हैं। तो खोए गए पत्ते की ईंट के पत्ते की होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि घटना मानेंगे, माना घटना ई तो है, E1 तो है, खोया गया पत्ता ईंट का है। खोया गया पत्ता ईंट का है। ठीक है, और घटना E2 है, खोया गया पत्ता ईंट का नहीं है। ठीक है, और घटना ई है, बाकी बचे हुए पत्तों, बाकी बचे हुए पत्तों में से 2 पत्ते ईंट के खींचना। ठीक है, बचे हुए पत्तों में से 2 पत्ते ईंट के खींचने की घटना तो ई मानी है। खोया गया पत्ता ईंट का होने की घटना E1, और खोया गया पत्ता ईंट का नहीं होने की घटना क्या मानी है, E2। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का वैल्यू कितना होगा। अपन को पूछा क्या है, सबसे पहले वो चीज़ लिख लो जो अपन को पूछा है। अपन को क्वेश्चन में पूछा है कि इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि खोया गया पत्ता कैसा है, ईंट का। तो देखो पत्ता ईंट का होने की घटना क्या मानी है मैंने, मानी है। तो बताइए अपन को पूछा क्या है क्वेश्चन में, अपन को पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा। E1 क्या है, खोया गया पत्ता ईंट का, सॉरी खोया गया पत्ता ईंट का होने की घटना E1 है। तो बताइए ईंट के कुल कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, और ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52। तो इसकी प्रायिकता आएगी 1/4। खोया गया पत्ता ईंट का नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी बताओ। तो 1 - 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4। क्लियर। अब देखो अपन को पूछा क्या है, अपन को पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E। एक सेकेंड यहाँ करेक्शन कर लेना, अपन को E1/E पूछा है। ठीक है ना। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 कैलकुलेट कर लो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा अपना 12। 2 पत्ते तो निकालने भाई, एक पत्ता तो हो गया ना ईंट का, तो कितने 12C। देखो ई क्या है, बाकी बचे हुए पत्तों में से 2 पत्ते ईंट के खींचना, तो 12C2। टोटल कितने रह गए, 51 रह गए। तो 51C2 इक्वल्स टू, कैलकुलेशन कर लो कितना आएगा, ये आएगा अपना 12 × 11/1, 51 × 50। क्लियर। तो यहाँ अपना ये रह जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 कितना रहेगा अपना, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2, खोया गया पत्ता ईंट का नहीं है, तो ईंट का पत्ता नहीं है खोया गया। ठीक है, और अगर ईंट का पत्ता नहीं है तो कितने में से निकालेंगे, 13 में से 2। 13 ईंट कैसे कैसे रहेंगे ना, पूरे 13 पत्ते, और यहाँ रह जाएंगे 51C2। तो ये हो गया 13 × 12, और यहाँ हो गया 51 × 50। क्लियर। बताइए अपनी प्रायिकता कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, और यहाँ क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। सारी वैल्यूज हैं अपने पास, तो सारी वैल्यूज यहाँ रख दो। तो कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E इक्वल्स टू, यहाँ कितना हो जाएगा अपना, ये रह गया अपना 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, 1/4 × 12 × 11/51 × 50 अपॉन 1/4 × 12 × 11 51 × 50 प्लस 3/4 × 13 × 12 51 ×
50। ठीक है, इस पूरे को जब अपन कैलकुलेट करेंगे, इस पूरे को जब कैलकुलेट करेंगे इस पोर्शन को, तो अपना आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/1 इक्वल्स टू 11/50। तो ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि एक सिक्के को इस प्रकार अभिनीत किया गया है कि सिक्के पर चिताने की संभावना पटाने की संभावना की 3 गुनी है। यदि सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो पटों की संख्या के लिए प्रायिकता बंटन अपन को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे माना सिक्के पर पटाने की प्रायिकता क्या है, P है। ठीक है, और सिक्के पर चिताने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3 गुनी है तो 3P हो जाएगी ना। तो देखो, जब अपन सिक्के को उछालेंगे तो सिक्के पर हेड आए प्लस सिक्के पर टेल आए, इसकी कुल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। तो बताइए प्रोबेबिलिटी है वो सिक्के पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो कितनी है, P दे रखा है, और सिक्के पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है अपन को, 3P दे रखा है। तो यहाँ वैल्यूज रख दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3P + P = 1, तो P = 1/4। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो जाएगा, यहाँ रख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का मतलब है 3P, तो 3 × P कितना हो जाएगा 3/4, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना हो जाएगा, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना है, P है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा अपना 1/4। क्लियर हो गया। अब देखो, अब अपन क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस चीज़ का अपन को प्रायिकता बंटन बताना है कि सिक्के को 2 बार उछाला जाए। कितने बार उछाला जाए, 2 बार। तो अब देखना, सबसे पहले सिक्के को अगर मैं 2 बार उछाल रहा हूँ तो देखो 3 सिचुएशन बन सकती है। सिक्के के ऊपर एक भी क्या नहीं आए, पट नहीं आए, सिक्के पर एक पट आ जाए, या सिक्के पर दोनों बारी क्या जाए, पट आ जाए। तो x = 0 का मतलब है कि सिक्के पर एक भी पट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बारी क्या आए, चिताए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड × प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, 3/4 × 3/4, तो ये कितना हो गया 9/16। क्लियर। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1, इसका मतलब क्या हुआ कि सिक्के के ऊपर एक पट आ जाए। तो देखो सिक्के पर एक पट आई तो पहला हेड क्या आ गया, चित आ गया, दूसरा पट आ गया, प्लस पहला चित आ गया, सॉरी पहला पट आ गया और दूसरा क्या आ गया, चित आ गया। 2 सिचुएशन बन सकती है। तो बताइए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख दूँ, क्लियर। सबकी वैल्यूज है अपने पास रख दो, 3/4 × 1/4 प्लस 1/4 × 3/4 कितना हो गया है अपना 3/8। ठीक है, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 पे कैलकुलेट करें। सिक्के x = 2 का मतलब क्या है कि सिक्के पर दोनों बार क्या है, पटाए, पहला भी पटाए और दूसरा भी पटाए। ठीक है, तो बताइए इसको ऐसे, एक ही सिचुएशन है दोनों बार पटाने की, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसका मतलब कितना हुआ 1/4 × 1/4 1/16। क्लियर हो गया ना। तो प्रायिकता बंटन निकाल लो। प्रायिकता बंटन निकालेंगे तो ऐसा ही तो बनेगा। ठीक है, यहाँ एक भी नहीं है, x = 0, x = 1 और x = 2, तो 0, 1 और 2। यहाँ कितना है, 0 पर आंसर आया 3 9/16, 1 पर आया 3/8 और 2 पर कितना आया 1/16। तो ये अपना आंसर होगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि ताश के 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ उतारे जाते हैं। ठीक है, तो इक्को की संख्या का प्रायिकता बंटन और उनका माध्य निकालना है। इसका मतलब ये है कि एक ताश की गड्डी है जिसमें 52 पत्ते होते हैं। अब 2 पत्ते अपन बिना प्रतिस्थापन के, 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अपन को उसका प्रायिकता बंटन और माध्य निकालना है, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों इक्को की संख्या का प्रायिकता बंटन निकालना है, सॉरी। ठीक है, तो देखो 2 पत्ते निकालने, हो सकता है एक भी इक्का नहीं है, हो सकता है एक इक्का आ जाए या फिर 2 इक्के आ जाए। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 का मतलब क्या है, एक भी इक्का नहीं है। तो अपन को मालूम है कि 4 तो इक्के होते हैं,
और 48 पत्ते अलग होते हैं। ऐसे कुल मिलाकर कितने होते हैं? टोटल 52 पत्ते होते हैं। तो एक भी इक्का नहीं आए तो बताइए, एक भी इक्का नहीं आए तो 48/52 ये होगी ना प्रायिकता भाई, यही तो होगी। ठीक है, तो देखो एक भी इक्का नहीं आने की प्रायिकता होगी अपनी 48/52। दो पत्ते निकालने, पहला भी इक्का नहीं हो और दूसरा भी इक्का नहीं हो तो यहाँ भी क्या आएगा 48/52। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा 4, यहाँ आएगा 13, यहाँ आएगा 12 चौके 48 और 13 चौके 52। तो ये कितना हो गया? ऊपर तो हो गया 12 × 12 144 और नीचे हो गया 169। ठीक है, x=1 का मतलब क्या हुआ? एक इक्का आ जाए तो देखो एक इक्का आने की प्रायिकता हो गई अपनी 4/52। जैसे पहला इक्का आ गया और दूसरा नहीं आना चाहिए, एक ही तो बोला इक्का, तो 4/52 × 48/52 प्लस और क्या हो सकता है कि पहला इक्का नहीं आए, पहला पत्ता क्या नहीं आए? इक्का नहीं आए और दूसरा पत्ता क्या आ जाए? इक्का आ जाए। तो यहाँ आएगा अपना 4/52। क्लियर हो गया? तो देखो 13 चौके 52 और यहाँ 12 और यहाँ 13, 13 चौके 52, यहाँ 12 और यहाँ 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x=1 पर जो है वो कितना आएगा अपना? 24/169। x=2, इसका मतलब क्या? दोनों पत्ते कैसे होने चाहिए, क्यों होने चाहिए? तो बताइए क्या होगा? 4/52 × 4/52। तो बताइए कितना हो जाएगा? ये भी 13 बार कैंसिल आउट हो गया और ये भी 13 बार, तो कितना आएगा? 169। ठीक है, तो प्रायिकता बंटन तो जो होगा ये होगा अपना प्रायिकता बंटन। x=0 पर आंसर 144/169। x=1 पर आंसर कितना आया? 24/169 और यहाँ कितना आया? 1/169। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो बताइए माध्य कितना होगा अपना? अपना माध्य होगा x बार = क्या होता है? xi pi। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? xi का वैल्यू मतलब है 0 × 144/169, 144/169 इंटू एक, सॉरी प्लस आएगा इस जगह, इंटू नहीं आएगा। समीशन का मतलब प्लस ही तो होता है। +1 × 24 × 169 + 2 × 1/169 बाई कैलकुलेशन। जब इस कैलकुलेट करेंगे तो x बार आएगा अपना 26/169। तो ये अपना माध्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दे रखा है कि एक कलश में 4 तो सफ़ेद और 3 लाल गेंद है। 3 गेंदों को यादृच्छिक निकाला जाता है। ठीक है, तो लाल गेंदों की संख्या का प्रायिकता बंटन अपन को निकालना है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि एक कलश में 4 सफ़ेद तथा 3 लाल गेंदें हैं। 3 गेंदों के यादृच्छिक निकालने में लाल गेंदों की संख्या का प्रायिकता बंटन अपन को निकालना है। तो देखो रेड बॉल कितनी है? 3 है। ठीक है, वाइट बॉल कितनी है? 4 है। तो टोटल बॉल कितनी हो जाएगी? 7। क्लियर हो गया? टोटल बॉल कितनी हो जाएगी अपनी? 7। अब देखना अपन को क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 गेंद निकालनी है। ठीक है, 3 गेंद निकालनी है और निकाली गई गेंदों की लाल होने का प्रायिकता बंटन बताना है। तो देखो सिचुएशन 4 बनेगी यहाँ पर कि एक भी गेंद लाल नहीं आई। ठीक है, एक गेंद लाल आ जाए, 2 गेंद लाल आ जाए, तीनों ही बोले क्या आ जाए? लाल। तो देखो एक भी गेंद लाल नहीं आने की प्रायिकता कितनी होगी? एक भी गेंद लाल नहीं आने की प्रायिकता जो होगी वो अपनी होगी 3। देखो टोटल बॉल कितनी है? लाल 3 है। तो 3C0 अपन को गेंद निकालनी है 3, तो वो तीनों गेंदें किस में से निकलेगी? वाइट में से निकलेगी। तो ऊपर कितना आएगा? 4C3। ये तो अपने फेवरेबल केसेस हो गए। और टोटल केसेस कितने हैं? 7C3। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे बाई कैलकुलेशन। ये आएगा अपना 4/3
35। अब देखना x इक्वल्स टू 0, 0 तो आएगी ना, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि एक लाल बॉल होनी चाहिए। तो लाल एक किस में से निकलेगी, इन 3 में से, तो यहाँ आएगा 3C1। अब कितनी और निकालनी है, टोटल 3 निकालनी थी, जिनमें एक तो अपने लाल निकाल ली यहाँ पे, अब 2 और निकालनी है, तो 2 किस में से निकलेगी, वाइट में से। तो यहाँ क्या आएगा 4C2 अपो 1, नीचे कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना 7C3। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अपना 18/35। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना इसको। यहाँ देगा Px इक्वल्स टू 2, इसका मतलब कि दोनों गेंदे क्या होनी चाहिए, लाल, और एक कैसे निकालनी पड़ेगी अपन को, वाइट। तो लाल तो आएगी 3C2 और वाइट किस में से आएगी 4C1 और यहाँ आएगा 7C3। ठीक है, बाई कैलकुलेशन ये आएगा 12/35। x इक्वल्स टू 3, तीनों गेंदे x इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या है, तीनों गेंदे लाल, तो टोटल लाल कितनी है, 3 ही तो है, तो 3C3 और 4C0, भाई तीनों लाल निकालनी और टोटल कितनी है 7C3। बाई कैलकुलेशन आएगा 1/35, यहाँ 35 है नीचे। क्लियर। तो अब अपन प्रायिकता बंटन बनाएंगे इसका, x और यहाँ जो आएगा वो आएगा अपना P ऑफ x 0, 1, 2 और 3। जब x इक्वल्स टू 0 था, ऊपर ऊपर देखो तो अपना आंसर कितना आया 4/35। ठीक है, जब x इक्वल्स टू 1 था तो आंसर कितना आया 18/35। जब x इक्वल्स टू 2 था तो आंसर कितना आया 12/35। जब x इक्वल्स टू 3 था तो आंसर कितना आया 1/35। तो ये अपना प्रायिकता बंटन होगा। ठीक है, तो ये अपने प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, इस चैप्टर में से एक तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का और एक आएगा बड़ा क्वेश्चन 6 मार्क्स का। ठीक है, तो शॉर्ट वाले क्वेश्चंस में जो अपन को पूछ सकता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अपन को क्वेश्चन में दोनों चीज़ें दे रखी होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन पूछ सकता है, ए यूनियन बी पूछ सकता है, और बोल देगा कि दोनों घटनाएं स्वतंत्र है। इस टाइप से कोई भी आपको एक अननोन चीज़ देके और बाकी सारा डेटा देके अपन को पूछ सकता है।